साथियों, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता था। सबसे पहले मैं आप सभी को डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में 23 साल 2 महीने आज सही कंप्लीट 24 दिन हो जाएंगे मुझे 8:24 पे और 36 सेकेंड। इस छोटे से समय के अंतराल में जो मेरा सफ़र रहा है, जो मेरी यात्रा रही है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यह उस समय का फोटो है साथियों मेरा, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के अंदर कदम बढ़ाया था। 11th मैंने पास किया था, पास आउट किया था। 12th में मैं आया था उस समय का मेरा फोटो है ये। आप जिस चेहरे को आज देख रहे हैं वो यही संतोष चाहर है। मैंने 19 अप्रैल 2002 को रात 8:24 पे डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया। आज तक मैं पिछले 23 साल 2 महीने 24 दिन से डायरेक्ट सेलिंग में ही हूं। मेरे डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय गुरु श्री ओम प्रकाश जी और हमेशा मेरे गुरु रहेंगे, क्योंकि गुरु बड़े सौभाग्यशाली लोगों को अच्छा गुरु मिलता है जो एक रास्ता ऐसा दिखाता है जिससे कि उसकी जिंदगी बदल जाए। साथियों, उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय का प्लान दिखाया और मैंने प्लान देख करके इसके साथ में जोड़ने का फैसला किया। उस समय करीबन 8,190 रुपए का एक पैकेज हुआ करता था, जिसमें पेंटा मीडिया की कुछ सॉफ्टवेयर डीवीडियां आती थी। उस समय मेरे वो किसी काम की नहीं थी वो डीवीडी, लेकिन जब मैंने प्लान देखा था उसके अंदर जो बताया गया था कि पैसे वाले कैसे बन सकते हैं, वो सारी चीजों को देख करके पैसा कमाने का, रईस बनने का जुनून जरूर था मेरे अंदर। उस जुनून की वजह से पैसा कमाने के लिए मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ में जुड़ा और जो डीवीडी का पैकेज आया था उसको करीबन 1 साल तक मैं अपने दोस्तों के पास, अपने पड़ोसियों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास में, सभी के पास में जा करके मैं घूमता रहा और मैंने वो पैकेज को दिखाया कि भाई ये पैकेज है। लोग पूछते थे करना क्या भाई, तो मैं उनको क्या बोलता था और सभी को 5 बातें बताता। सिर्फ कितनी? 5 बातें। पहली बात क्या थी? 2 लोगों की ज्वाइनिंग करनी है, 8,190 रुपए लगाने, 1 साल का समय लगेगा, 8,190 की टीम बनेगी और आपको आएंगे 40 लाख रुपए। इतनी 5 बातें बोलने के बाद जो मैंने पूरी इंफॉर्मेशन देखी थी 1-1.5 घंटे के अंदर, मैंने इसे 5 बातें बोल करके 1-1.5 मिनट के अंदर बात अपनी समाप्त कर दी, तो सामने वाले व्यक्ति मेरे को पागलों की तरह देखते थे। पागल तो नहीं हो गया है, इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? कुछ मुंह पे बोलते थे, कुछ बाद में बोलते थे। साथियों, 1 साल तक कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। उसके बाद में 2 ज्वाइनिंग हुई, वो भी घर में से, एक मेरे बड़े भाई की और एक मेरी बड़ी दीदी की। उसे भी चेक नहीं आया, क्योंकि उस समय पे आउट के लिए 1:2 का रेशियो चाहिए था। 1:2 का रेशियो चाहिए था। 2 ज्वाइनिंग से चेक नहीं आया, तीसरी ज्वाइनिंग जरूर थी। वो तीसरी ज्वाइनिंग को कराने के लिए मेरा पहला जो चेक आया था 13 महीने 11 दिन बाद पहला चेक आया था। उसके बाद में समझ में आ गई थी, क्योंकि ट्रेनिंग में जाता नहीं था, मैं प्लान में जाता नहीं था, लोगों को लेके जाता नहीं था। उसको पैकेज लटकाया साइकिल पे और साइकिल पे लेकर के लोगों को दिखाने के लिए चले गए। डीवीडी है, सिल्वर कलर की है, देखो, सिर्फ पेंटा मीडिया की है, बहुत अच्छी डीवीडी है। उसके बारे में ये बताना नहीं आ रहा था कि इसको यूज कहाँ पे करते हैं, तो मुझे खुद पता नहीं था। उसके बाद मेरे समझ में आ गया था कि बेटा, बिना सिस्टम के तो तू यहाँ पे पैसा कमा नहीं सकता है। पैसा कमाना तो बहुत दूर की बात है, तू यहाँ पे कामयाब भी नहीं हो सकता है। तेरे को सिस्टम को तो सीखना पड़ेगा, बिना सिस्टम के बात नहीं बनेगी। और साथियों, जब से ज्वाइन किया था उस समय से लेकर के जब पहला चेक बना था, उसके बीच में इतना दुख दर्द, इतनी परेशानियां, इतनी गालियां सुनी थी जिसका कोई जवाब नहीं है। और हो सकता है आज कुछ हमारे साथी गालियां सुन करके आए हो, किसी की फटकार सुन करके आए हो, किसी की ना सुन करके आए हो, किसी ने अच्छी तरीके से निचोड़ के भेजा होगा, किसी ने फटके लगा के भेजे होंगे। हाय है ना, बताइए जरा, कोई आया आज सुन करके ऐसा? जैसा नो, कोई आया तो मुझे थम कीजिए, मी टू कीजिए, मी लिखिए ओनली। कोई आया आज सुन करके इसको उल्टा सीधा सुनाया हो, उसके दोस्तों ने, उसके पड़ोसी ने, उसके रिश्तेदारों ने? यस, कोई मेरा भाई है, मुझे पता तो चलना चाहिए कोई मेरा भाई है कि नहीं है। साथियों, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। लोगों को इसके बारे में, इसकी ताकत के बारे में पता नहीं है। लोग सिर्फ खाली ऊपर से सुनते हैं, क्योंकि वो ज्ञानचंद है। वो जिस प्रकार से मैं आज आपके सामने बातें कर रहा हूँ, आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप भी हजारों लोगों को ये अपनी सफलता के बारे में बता रहे होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो, आप सही रास्ते पे हो बिल्कुल। तो साथियों, समझ में आ गया था कि बिना सिस्टम के तो बात बनेगी नहीं। ये मेरा वो पहला चेक है जो मुझे 13 महीने 11 दिन बाद आया था,
2640 रुपए का। और इस चेक को आते आते मैंने अपनी 2 नौकरियों को भी छोड़ा था। एक आरपीएफ मुजफ्फरपुर बिहार में, वहां पे अपॉइंटमेंट लेटर आया था, और एक मर्चेंट नेवी, लेकिन भूत सवार था लाखों रुपए कमाने का, और इकलौती इंडस्ट्री कोई है जो कि कम समय के अंदर ज्यादा पैसा दे सकती है, तो है सिर्फ खाली डायरेक्ट सेलिंग, जिसके अंदर आप जुड़े हुए हैं। और जो हमारे साथी नहीं जुड़े हुए हैं, तो आपका स्वागत है कि क्योंकि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि आपको कम समय के अंदर बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है। मैं आपको आगे बताऊंगा। ये पहला चेक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ऐसे मेरे करीबन 15-16 फोल्डर बने थे। सौभाग्यवश ये मुझे पहला फोल्डर मिल गया, क्योंकि लोग ले जाया करते थे दिखाने के लिए कि सर ये हमारे अपलाइन के चेक की फोटोकॉपी है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबसे पहला चेक इसमें लगा हुआ है ये 2640। ये बहुत बड़ा फोल्डर बना हुआ है। पहले हम टूल बना के रखते थे, हथियार बना के रखते थे। आज की डेट में लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए सफलता उनकी झोली में नहीं है। सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, हम सिस्टम को फॉलो करते थे। ये पहला चेक आया। ये मैं आपको उस समय के फोटो दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि 19 अप्रैल 2002 से 30 मई 2003 में पहला जो चेक आया था, 1 साल 1 महीना 11 दिन लगे थे मुझे पहला चेक आने के लिए 2640 रुपए का। और 30 मई 2003 के बाद 29 सितंबर 2005 में, यानी कि जब पहला चेक आया था उसके बाद और उसके बीच का जो अंतराल था, समय था, कब तक का? 29 सितंबर 2005 तक का, यानी 2 साल 3 महीने 29 दिन में मैंने 26 लाख से ज्यादा पैसा कमाया था। कब की बात कर रहा हूं मैं? 2005 में मेरी 26 लाख प्लस से ज्यादा की टेस्ट मनी थी मेरी। ये चमत्कार कैसे हुआ? एक लड़का जो ज्वाइन होता है पूरे मोटिवेशन के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, 1 साल 1 महीना 11 दिन, 13 महीने 11 दिन उसको लगते हैं, एक भी चेक नहीं आता है। फिर सडनली जब पहला चेक आता है और पूरा गणित ही घूम जाता है। उस समय एफडी में 5 साल में 5-6 साल में डबल होते थे पैसे। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2640 का अगर मैं 2600 रुपये पकड़ के चलता हूं और 2 साल 3 महीने 29 दिन बाद मेरी इनकम जो थी 26 लाख प्लस थी, अगर मैं उसका परसेंटेज निकाल के देखता हूं तो वैसे 1000 गुना मेरी इनकम, 1000 गुना इनकम मल्टीप्लाई हो चुकी थी पहले चेक और 2 साल 3 महीने 29 दिन बाद जो इनकम थी मेरी। ये चमत्कार मेरा नहीं, ये चमत्कार था सिस्टम का, सपोर्ट का। और आप बहुत सारे ऐसे हमारे साथी होंगे जिनको सपोर्ट मिल रही होगी, जिनको साथ भी मिल रहा होगा, फिर क्या कमी हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। आप समझ सकते हैं 1000 गुना मल्टीप्लाई हो गया चेक, किसकी वजह से? सिस्टम की वजह से। सिस्टम से पहले ही बहुत सारी चीजें चाहिए। अब आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये तो मैं आपको अपने बारे में बता रहा था। अब हम बातें करने वाले हैं जिससे कि हम वाकई में डायरेक्ट सेलिंग के सम्राट बनेंगे। सबसे पहले खुद पर आप विश्वास करना सीखें। सबसे पहले आप खुद पर विश्वास करें और सफल होने के लिए अपनी योग्यताओं का उपयोग करें, अपने आप पर संदेह नहीं। आपको क्या लगता है 13 महीने 11 दिन मेरा एक भी चेक नहीं आया, तो क्या मुझे घर में, पड़ोस में मेरे दोस्तों ने क्या मुझे तिलक लगा करके, आरती उतार करके और मुझे हार पहनाए होंगे? नहीं जी। जितना भी हो सकता है ना, गालियां, उल्टे सीधे टॉन्स मारना, टांग खींचना, इवन चड्डी भी उतारना बातों से, इतना सुनाया था जिसका कोई जवाब नहीं है। मैं अपने गांव से साइकिल लेके निकलता था मैं। मेरे पापा जी ने, मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से ये चीज सिखाई कि बेटा लाइफ में जब तक पढ़ना है पढ़ो, उसके बाद में फालतू मत बैठना, कभी फ्री मत बैठना, समय का सदुपयोग करना। तो उन्होंने मुझे एक नलकूप दिया था गांव में, जिससे सिंचाई होती थी किसान लोगों की। उस नलकूप को दिया था मुझे चलाने के लिए, 50 रुपए घंटे के हिसाब से पानी चलता था और मैं रात में जग करके बड़ी मेहनत करके लेजम वाला डाल करके किसान लोगों को मैं सिंचाई के लिए पानी दिया करता था। और साथ में वहाँ पे इकलौता ऐसा लड़का था जो कि कम एज का जो नलकूप चला रहा था और सबसे ज्यादा इनकम मेरी थी। अपने खर्चे के लिए पैसे रखता था, बाकी के मैं पापा जी को हैंडओवर कर दिया करता था। उस समय मैंने कुछ पैसा कमाया था। उस समय मैंने नोकिया 5110, एक छोटा सा इतना बड़ा मोबाइल था, मैंने वो लिया था अपने गांव के बगल में। एक हमारे मित्र थे, उनसे 5110 उन्होंने सेकंड मोबाइल मुझे दिया था। एस्कोटल की उस समय सिम आया करती थी, मैंने एस्कोटल की सिम उसमें अंदर डालकर 6.5 रुपए इनकमिंग के, 6.5 रुपए आउट गोइंग के, ऐसे उसमें जब उसमें लगा करते थे इनकमिंग आउट गोइंग के। उस समय मैंने मोबाइल मेंटेन करना चालू
चालू किया, क्योंकि मेरी अपलाइन जिस जगह में रहता था वहां पे नहीं थे, वो आउट ऑफ सिटी थे, आउट ऑफ स्टेट थे। तो मेरे को उनसे बात करनी पड़ती थी कि सर ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो मोबाइल चाहिए था, लेकिन अभी इनकम इतनी थी नहीं, 6.5 रुपए हेलो हाई करने में ही तुरंत चले जाया करते थे। तो उस मोबाइल को मैं अपनी साइकिल के हैंडल पे आगे लगा करके, क्योंकि शौक होता है ना मोबाइल दिखाने का, तो जेब में ही साइकिल में के हैंडल पे लटका करके मैं उसको निकलता था अपने घर से। तो मेरे कुछ मित्र मेरे से बोला करते थे, गांव से बाहर वाले मित्र, जो पड़ोस का गांव होता है, कुछ गांव वाले मित्र बोलते थे मेरे को कि देखो भाई रईस आ रहा है, लखपति आ रहा है, करोड़पति आ रहा है, इससे मिल लो, इससे मिल लो। अगर आप इससे नहीं मिले तो ये बहुत पैसे वाला बन जाएगा, और बहुत पैसे वाला बन जाएगा उस समय तो आपको मिलने के लिए इसके दर्शन नहीं होंगे, अभी मिल लो। इतना गंदा गंदा बोलते थे। कभी तो कुछ लंगोटिया यार थे तो कभी गालियां भी पेश कर दिया करते थे। गांव में तो आप जानते ही है ना, साइकिल का हैंडल पकड़ लिया, रोक लिया, चारों तरफ से घेर लिया, हाँ भाई लखपति कहाँ जा रहा है, हाँ भाई करोड़पति कहाँ जा रहा है, ऐसे बोलते थे। मैंने ये अपनी वाक्यान, मैं बड़ा दुखी रहता था, बड़ा परेशान रहता था, क्योंकि अंदर से एक तो काफी समय हो चुका था, पापा जी भी थोड़े से गुस्से वाले थे। जूनियर हाई स्कूल में हेडमास्टर, प्रधानाध्यापक, और आप जानते टीचर लोगों का हाथ कैसा होता है, बहुत टाइट हाथ होता है जी उनका, बहुत बेहतरीन हाथ होता है उनका। जब मार लगाते तो बहुत बेहतरीन मार लगा, तो उनको लगता था फालतू में घूम रहा हूँ, फालतू में टाइम पास कर रहा है ये, और उन्होंने पहले ही दिन सिखाया था टाइम पास नहीं करने का है। लेकिन उनको मैं 5 बातें बता चुका था शॉर्ट में, तो 5 बातें सुन करके तो कोई व्यक्ति ज्वाइन कैसे होगा बताइए आप मुझे। 2 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है, इतने पैसे लगाने, 1 साल का समय जाएगा, 8 या 190 की टीम बनेगी, 40 लाख रुपए कर पाएंगे। कोई समझ पाएगा इस बात को? कोई नहीं समझ पाएगा। तो उनको भी मैंने वही बताया था। तो ऐसी मजाक करते थे। जब मैंने फिर बोला कि सर अब ऐसे काम नहीं चलेगा, बोले क्या करना है, बोले एक मीटिंग रखता हूँ मैं आगरा में। बोले ठीक है रख लो। मैंने एक मीटिंग कॉल की, सर का समय लिया, बाहर से आए सर, मैंने करीब 100 लोगों को इन्वाइट करके बुलाया था, 100 लोगों को। हाँ जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 100 लोगों को बुलाया, और मैंने जो मेरी पॉकेट मनी थी उसमें से मैं समोसे लेके आया। मैंने अपनी मम्मी से बोल करके चाय बनवाई, मैंने 100 लोग आने वाले हैं आज, मम्मी चाय बढ़िया बना रहा एकदम, चाय बनाई, समोसे लेके आया, और जो बैंक मतलब बैलेंस था मोबाइल के अंदर वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। लोगों को फोन कर करके आइए सर आइए आइए, को कहाँ तक पहुंचे। सबने जब उस समय बोला था हाँ हम पक्का पहुंचेंगे, चिंता मत करो, आप यकीन नहीं मानेंगे एक भी सिंगल व्यक्ति नहीं पहुंचा था। चेक बनने से पहले की बात है, पहला चेक बनने से पहले की बात है ये, आप अंदाजा लगा सकते हो। एक सिंगल व्यक्ति नहीं आया था। मेरे को उस समय मोटिवेट किया था, बोले ऐसा ही होता है, ये चीज ऐसी है, ये व्यवसाय ऐसा है संतोष, ये हर किसी के समझ में नहीं आता है, और जिनके समझ में आता है वही टॉप पे जाते हैं। सो यू आर लकी कि तुम अब तक टिके हुए हो, अब तक आप झेल रहे हो। जो झेलता है वही तो आगे बढ़ता है। उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुना दी बड़ी प्यारी सी कि देख भगवान की मूर्ति होती है। मैं जी हाँ होती है। पता है तुम्हें बेटा कैसे बनती है? बोले नहीं जी। बोले पत्थर की शिला लेके आया जाता है, उसकी कटिंग की जाती है, फिर हथौड़े छेनियाँ उसके ऊपर चलते हैं सालों, उसके बाद में कटिंग होकर के मूर्ति का आकार होता है। जो उसमें पत्थर के टुकड़े हैं बाहर निकलते हैं टूट के, उनको फिर नीचे पैरों में डालने के लिए, कहीं पूरा फिलिंग करने के लिए खाली जगह को वहां पे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो झेलती है, जो झेलता है पत्थर, वही जाकर के आखिरकार में मूर्ति बनता है। तो तुम वो काम कर रहे हो। मैं बड़ा मोटिवेट हो गया, अरे साहब अब तो मजा आ गया। उससे भी कुछ दिन हम चले, उस दिन उनसे कुछ चलने के बाद में जब हमें पता चला कि नहीं भाई ये तो अब इसका स्वरूप ही ऐसा है, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करने, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पहले खुद के ऊपर विश्वास करें और अपनी योग्यताओं को, अपनी स्किल एबिलिटीज, उसको आपको निखारना पड़ेगा। उसके लिए आपको झेलना पड़ेगा, उसके लिए आपको डटे रहना पड़ेगा। फिर उस दिन समझ में आ गया कि बेटा अब तो सिस्टम को पकड़ना पड़ेगा, सिस्टम को लेकर के हम चले। उसके बाद में हमारा काम चलना चालू हुआ। मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम बताया था अभी कुछ समय पहले कि जब 2600 की इनकम थी मेरी, उसको 1000 तक सिर्फ खाली सिस्टम और अपनी एबिलिटीज लेकर के गई थी। और वो आप भी कर सकते हैं। आप में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि नहीं कर सकता है, क्योंकि हम ऊपर वाले की देन है और हम एक जैसे मनुष्य रूप में आए हैं। बस गौरव की बात इतनी है कि हमें एक जैसा जाना नहीं है। क्या तैयार है मेरे साथ? यस या नो? आप मी लिख के डालिए, मी टू लिख के डालिए, मैं भी, मुझे भी, थम कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मैं दोस्त आपको आपकी सफलता ढूंढ रही होगी, घूम रही होगी कि मेरा साथी कहाँ है, जिसके लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको कुछ तब भी करना पड़ेगा। बहुत शानदार। सबसे पहले खुद पर विश्वास करें, सबसे पहले खुद पर विश्वास करें।
और विश्वास की बात करते हैं, विश्वास हम कहाँ कहाँ पे नहीं करते हैं। होटल वाले के ऊपर विश्वास करते हैं हम, वहाँ पे लिखा रहता है सर नॉन वेज, वेज, जो कभी घर में नॉन वेज खाता ही नहीं व्यक्ति, प्योर वेज लिखा हुआ है। वहाँ पे होटल का मालिक के ना रोजाना चिकन मटन बनवाता है, उसी चाकू से सब कटिंग हो रही है, लिखा हुआ बोर्ड पे प्योर वेज। गए फैमिली को लेकर के, दबा के डाल के आ गए, क्योंकि विश्वास कर लिया ना। ट्रेन में बैठते हुए कभी आपने पूछा कि ड्राइवर को ट्रेन चलानी आती है कि नहीं आती है, लेकिन एक्सीडेंट तो होते हैं ना। विश्वास की बात है साहब। आप कहाँ कहाँ पे विश्वास नहीं करते हैं, आप डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं। क्या डॉक्टरी फील्ड में क्या ऐसा गलत काम नहीं हो रहा है कि पेशेंट के साथ में गलत काम हो रहा है, गलत ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, गलत ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इस घुटने का ऑपरेशन करना था, इस घुटने का ऑपरेशन कर दिया, ये किडनी का ऑपरेशन करना था, ये किडनी का ऑपरेशन कर दिया। ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी तो हम डॉक्टरों के ऊपर विश्वास करके जाते हैं। कहाँ कहाँ पे हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम दूसरे लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। बस में आप बैठे हो, कभी आपने चेक किया कि ये जो ड्राइवर है कितने साल से ड्राइविंग कर रहा है, कितने साल से बस चला रहा है, क्या मैं सेफ हूँ कि नहीं। आपने अपनी जिंदगी किसी दूसरे के हाथ में दे दी सिर्फ खाली विश्वास करके। और विश्वास भी किसी के ऊपर किया, आपने सामने वाले व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ खुद के ऊपर विश्वास करने की। जिस दिन आप खुद के ऊपर विश्वास कर लेंगे फिर तो बात बनती चली जाएगी। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बस कंडक्टर ने खुद पर विश्वास किया। बस का एक कंडक्टर था, उसने खुद के ऊपर विश्वास कर लिया, वह रजनीकांत बन जाता है। सोचिए आप, बस कंडक्टर ने खुद के ऊपर विश्वास किया, वो रजनीकांत बन जाता है। अखबार बांटने वाले 8 साल के बच्चे ने खुद पर विश्वास किया, कौन, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है। किसके ऊपर विश्वास किया उन्होंने, खुद के ऊपर, खुद के ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास था, अब्दुल कलाम बन गए। 8 साल का बच्चा जो अखबार बांट के अपना काम किया। मिसाल मैन के रूप में जाना जाता है उनको। एक साधारण और कम पढ़े बच्चे को खुद पर विश्वास किया, वह सचिन तेंदुलकर बन जाता है, जिसको क्रिकेट का गॉड बोलते हैं। टीचर की नजर में मंद बुद्धि बच्चे ने खुद पर विश्वास किया, वह थॉमस एडिसन बन जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, और आपने ये सब कुछ पढ़ा है आपने। मैंने पहले ही बोला था, अगर किसी से यहाँ पे ग्रंथ लिखवाया जाएगा तो आप सारे लोग ग्रंथ लिख देंगे। अमल में लाना पड़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। इन सब लोगों ने विश्वास किया। एक 22 वर्ष की उम्र में मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित, व्हील चेयर पर निर्भर, उसने खुद पर विश्वास किया, वह स्टीफन हॉकिंग बन जाता है। स्टीफन हॉकिंग, आप जानते हैं, सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक, खुद पे विश्वास किया। एक 18 वर्षीय लड़का पत्नी के वियोग में जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं का नारा बोलने वाले ने खुद पर विश्वास किया, वो दशरथ माझी बन जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, खुद पर विश्वास किया। जिन्होंने सिर्फ छेनी और हथौड़े से 1960 से लेकर के 1982 तक 22 साल तक लगातार 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा रास्ता बना दिया, खुद के ऊपर विश्वास करके। और लोग बोलते हैं साहब लोगों की जॉइनिंग नहीं होती है। क्या इससे भी कठिन काम है क्या? पहाड़ तोड़ने से भी कठिन काम है क्या? बीमारी में पीड़ित व्हील चेयर पर रह करके साइंटिस्ट बनने से भी कठिन काम है क्या? मंद बुद्धि बोलने वाले व्यक्ति को चमत्कार कर दिया, रोशनी में बना दिया पूरे विश्व को, क्या उससे भी कठिन है क्या? नहीं, कठिन है तो सिर्फ एक ही बात है, क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया और आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते। कठिनाइयां मेरे सामने भी थी। आपको क्या लगता है, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार जो मेरे साथ में पैदा हुए थे, मेरे साथ में जन्मे थे, वो क्या मेरे साथ हैं आज? नहीं जी। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको विश्वास नहीं था, मुझे विश्वास था। मुझे विश्वास था जिस जगह पे होना चाहिए था उस जगह पे हूं। इनको विश्वास था जिस जगह पे होने चाहिए थे उस जगह पे थे। जिस जगह पे आपको विश्वास हो जाएगा, जिस जगह पे आप पहुंचना चाहते हो, आप भी वहां पे पहुंचोगे। विश्वास करना सीखिए आप खुद के ऊपर। यस, आई कैन डू इट। खुद के ऊपर विश्वास करना सीखिए, फिर देखिए आप जिंदगी धमाल हो जाएगी, बदल जाएगी। 1000 गुना आपका चेक कैसे बढ़ जाएगा, इनकम कैसे हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। खुद के ऊपर विश्वास करना सीख लीजिए आप। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में के निर्माण की 3 गारंटी मैं आपको बताता हूं आज। 3 गारंटी। कितनी? 3 गारंटी। पहली गारंटी क्या है? आपको दर्द होगा। जितने भी लोग महान हुए हैं, जितने भी लोगों ने सफलता ली है, जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उनको दर्द हुआ है। आपको भी दर्द होगा, मुझे भी दर्द हुआ। साथियों, 27, 28, 29 जुलाई 2003
मैं मेरा 3 दिन खाना बंद किया था मेरे पापा जी ने। धन्यवाद करता हूँ अपनी माँ का, जिन्होंने के अपने पल्लू में छुपा करके रोटी मुझे दी थी। बोलते थे कि ये नालायक है, इसको घर से बाहर निकालो, घूमता रहता है, ये घूमता रहता है। मेरे भाइयों ने, मेरी भाभीियों ने, जब तक चेक नहीं आया था सब ने उनका साथ दिया, लेकिन जब चेक आना चालू हुआ तो मेरे साथ में जुड़ करके उन्होंने भी काम किया। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक दुनिया आपको परखती है, जब तक आप डटे नहीं रहो। जो डर गया वो मर गया। दर्द होगा, रुकना पड़ेगा। क्या आप तैयार हो रुकने के लिए? यस लिख के बताइए आप मुझे। तैयार हो? तैयार हो? दर्द सहन करना पड़ेगा। दर्द सहने के लिए तैयार हो? दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा। लोग सुनाएंगे उल्टा सीधा, लोग ताने मारेंगे, बहुत दर्द होगा जी। पहली गारंटी ये है, होगा जी, ऐसा होगा। दूसरा क्या है? अनिश्चितता होगी। अनिश्चितता का मतलब है कोई व्यक्ति कभी भी टीम में से आएगा, कभी जाएगा। ये होगा, जो आपकी कैटेगरी के नहीं हो छोड़ के चला जाएगा, जाएगा वो, ये होगा। इसको स्वीकार करना पड़ेगा। टेंशन नहीं लेने का है, अरे वो तो चला गया, मेरा क्या होगा। अरे खुद के ऊपर विश्वास है ना, है कि नहीं है? जब हम चलना चालू करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो लाइन तो वहां से लगेगी ना। फिर क्यों चिंता करते हो? जाने दो। 140 करोड़ की जनसंख्या है भारतवर्ष के अंदर। एक गया है 1000 लोग आ जाएंगे, क्योंकि आपको खुद के ऊपर विश्वास है कि नहीं है? है ना? यस। अनिश्चितता होगी, कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, इधर से निकलेगा, उधर से निकलेगा, जाने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंत तक काम करना पड़ेगा। यस, ये आप नोट कर लीजिए, आपको अंत तक काम करना पड़ेगा। आपको अंत तक काम करना पड़ेगा। काम का स्वरूप बदल जाता है, काम का तरीका बदल जाता है। पहले जो मैं काम करता था वो आज मैं काम नहीं करता हूँ। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, काम का स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। जब तक सांस में सांस है, जब तक काम करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि साहब मैं इतना बड़ा लीडर बन गया, अब काम क्यों करूं? काम करना पड़ेगा। मैं भी तो काम कर रहा हूँ ना, आपके सामने बात नहीं कर रहा, मैं भी काम कर रहा हूँ। काम का स्वरूप बदल जाता है, काम तो करना पड़ेगा। ये 3 गारंटी है, आप नोट कर लीजिए। आपको दर्द होगा, अनिश्चितता होगी, अंत तक काम करना पड़ेगा। आप तैयार हैं? यस या नो? तैयार है? बहुत बढ़िया। नकारात्मकता और सकारात्मकता और अवसर, ये 3 चीजें हैं। जो व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है वो नेगेटिव ही रह जाता है, जो नेगेटिव से थोड़ा सा ऊपर जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, उसी के लिए अवसर के द्वार खुलते हैं। सीधी सी बात, सिंपल सी बात है। मार्केट नकारात्मक लोगों से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया भी बहुत नकारात्मकता फैला रहा है। मतलब वो लोग जो फेल हो जाते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते, मैं इधर बर्बाद हो गया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, वो ऐसी बातें बनाते रहते हैं। कई कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग बेस के नाम पर भोले भाले लोगों को लूट कर भाग गई। ये भी सच्चाई है, भोले भाले लोगों को लूट करके भाग गई। और कुछ कंपनियां अभी भी लोगों को लालच दे करके लूट रही हैं। ये आपको अपने विवेक से समझना होगा कि कौन सी कंपनी ईमानदारी के साथ में, प्रोडक्ट के साथ में, एक निष्ठा के साथ में, सत्यनिष्ठा के साथ में काम कर रही है, जिसकी बहुत ज्यादा रफ्तार है, समझ लेना कुछ झोल है। और जो स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहा है, समझ लेना वो ईमानदारी के साथ में काम कर रहा है। समझदार लोग गलत के चक्कर में, कुछ समझदार लोग जो होते हैं वो गलत के चक्कर में सही को छोड़ देते हैं, बेचारे क्या करें। डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे महान और सुनहरा अवसर है, ये आप नोट कर लें। दुनिया का, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया का सबसे महान और सुनहरा अवसर है ये। विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पैरामीटर होते हैं कुछ कि कैसे आप एक अच्छी कंपनी को पहचाने, उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा। आइए जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग एक सुनहरा अवसर क्यों है। ट्रेंड्स, चलन, हर 10 साल बाद एक चलन आता है, एक ट्रेंड आता है। समय समय जैसे बदलता है, ट्रेंड भी बदलता चला जाता है। पूरी दुनिया के अंदर है ये। 1950 में प्लास्टिक का ट्रेंड आया था। जो व्यक्ति प्लास्टिक के इंडस्ट्री में, प्लास्टिक के फील्ड में गए थे, उन्होंने चाहे चेयर बनाना चालू किया, चाहे उन्होंने पाइप बनाना चालू किया, उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, अरबपति खरबपति हुए, वो बहुत पैसा बनाया 1950 में। ये चला गया ट्रेंड। जैसे ही 10 साल फिर और बढ़े, ऑयल का ट्रेंड आ गया। ऑयल का कैसे ट्रेंड आया आपने पहले देखा होगा, मैं तो सुना है, मैंने तो देखा तो नहीं। पहले कार बनते थे पेट्रोल पंप पे जाने के लिए, पेट्रोल डीजल लेने के लिए क्रूड ऑयल आता था पहले, क्रूड ऑयल। उसके लिए एक बुक रहती थी, उसमें चढ़ा करके क्रूड ऑयल मिलता था। 1960 में ऑयल का ट्रेंड आया। जितने लोगों ने, जो पैसे वाले थे, उन्होंने क्रूड ऑयल पेट्रोल पंप वगैरह डाली, उन्होंने बहुत पैसा बनाया। ये भी ट्रेंड चला गया। फिर 10 साल बाद आया ऑटोमोबाइल्स 1970 में। जिन लोगों ने 1970 में इस ट्रेंड को पहचान लिया, उन लोगों ने बस, ट्रक, ये
लिया और आपने सुना होगा फलाने के पास में 500 ट्रक हैं, फलाने के पास में 200 बस हैं, फलाने के पास में 5000 बस हैं। ये वो लोग हैं जो ट्रेंड को पहचान करके उस समय जुड़ गए थे। उस समय ये भी ट्रेंड चला गया, 10 साल जैसे ही गए चला गया। 1980 में आया कंप्यूटर का आया ट्रेंड। जो व्यक्ति 1980 में भारत के अंदर माउस हिलाना सीख गया था वो फॉरेन में एज ए कंप्यूटर मास्टर बनकर बैठा हुआ है। ये भी ट्रेंड चला गया। उसके बाद में आया दूरसंचार, कम्युनिकेशन, HTTP शो। आपने देखा कितने चलते थे पहले, आज वो खत्म हो गए, लुप्त हो गए ना, खत्म हो गए। उसके बाद 2000 में आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यू ग्रैब द इंफॉर्मेशन, सब द पीपल एंड लेस मोर मनी। इंफॉर्मेशन लो, इंफॉर्मेशन दो और बीच में पैसा कमाओ। यू ग्रैब द इंफॉर्मेशन, सब द पीपल एंड गेट्स मोर मनी। क्लियर? यानी इंफॉर्मेशन लो और दूसरे लोगों को इंफॉर्मेशन दो और बीच में पैसा कमाओ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी चला गया जी। 2010 में आया ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग, ऑनलाइन के माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। आप देखते ना, ऑर्डर कर दिया फटक से प्रोडक्ट आ गया, ऑर्डर कर दिया फटक से प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम आज प्लास्टिक के साथ में जोड़ते हैं, क्या हम अरबपति खरबपति बन सकते हैं? शायद नहीं। क्या हम पेट्रोल पंप खोलते हैं तो क्या हम लखपति करोड़पति बन सकते हैं, करोड़ रुपए कमा सकते हैं? नहीं। क्यों? प्लास्टिक की बहुत सारी फैक्ट्रियां बन चुकी हैं, ऑयल की। पेट्रोल पंप देखिए आप, 1 किलोमीटर के अंदर आपको 2 पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, 3 पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। हर 1 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है। कंप्यूटर की बात कर रहे हैं आप, अगर आपको इसमें भविष्य लगता है, नहीं जी। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करने वाला व्यक्ति 5-6 हजार रुपये में नौकरी कर रहा है। आपने हार्डवेयर भी किया है, आपने सॉफ्टवेयर भी किया है। मैक्सिमम 10,000 रुपये में कर रहा होगा, 15,000 रुपये में कर रहा होगा। 15,000 रुपये महीने कमाने के बाद में आपने साइबर कैफे देखे कहीं ज्यादा? आज की डेट में खत्म होते चले गए जी साइबर कैफे। पहले हुआ करते थे, अब साइबर कैफे खत्म हो गए। ट्रेंड नहीं है ना वो। HTTP शो आपने देखे कहीं? एक भी नहीं मिलेगा। पहले लाइन लगा करके लोग आते थे। हाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब भाई साहब का, हमारे जो भाई साहब आर्मी में थे, उस समय उनका कॉल आता था। गाँव से 5 किलोमीटर हम उनके हेलो वॉइस सुनने के लिए जाते थे और ज्यादा देर तक बात नहीं करते थे, लाइन लगा के खड़े होना पड़ता था HTTP शो के सामने। आज 3-3, 4-4 सिम लेके आपके पास ही शायद 2-3 सिम होंगी। मैं ही 3 मोबाइल मेंटेन करता हूँ, 3 नंबर मेरे पास है। इन्फॉर्मेशन अभी आप डालो गूगल पे, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूट्यूब पे डालो क्या इन्फॉर्मेशन, सब मिल जाता है। ये भी गया। ई मार्केटिंग आप चाहते हो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जो भी ई कॉमर्स कंपनी है, आप ऐसी कंपनी खोल करके, तो साहब वो बड़े बड़े शेयर हैं, आपको निकल जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो ट्रेंड जा चुका है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो ट्रेंड जा चुका है उसके 50 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद उस ट्रेंड के साथ में आप जुड़ेंगे तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। सीधी सी इतनी बात है। 2010 के बाद में 2020 भी आया साथियों। 2020 में ट्रेंड आया डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। सही मायने में तो 2020 में आया, कोविड के बाद, क्योंकि कोविड में नौकरियां चले गई, लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए थे उनके वीकली चेक कभी बंद नहीं हुए, क्यों? काम बंद नहीं हुआ, घर में बैठ के भी कर सकता है व्यक्ति। तो लोगों ने पैसा बनाया, जॉब चलेगी लेकिन ये काम बंद नहीं हुआ। उस समय लोगों की आंखों में नजर आया कि भाई ये भी कोई इंडस्ट्री है जहाँ से बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। अब तो गवर्नमेंट भी इसका साथ दे रही है। हमने कब ज्वाइन किया था? 2002 में। इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कब आया? 1996 में। 96 में इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग आया। 96 के बाद हमको मिला 2002 में, और लोगों की नजर में कब आ रहा है? 2020 में। 2020 में लोगों की नजर में आ रहा है, और अभी भी लोग इससे अनभिज्ञ हैं। लोग इसके बारे में अभी भी जागरूक नहीं है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया हम देख लेते हैं। वो एक नेगेटिव पहलू होता है, एक पॉजिटिव पहलू होता है। आप मुझे बताइए, आज की डेट में कोई भी एक ऐसा आप बुक उठा के देखिए, हिस्ट्री उठा के देखिए, जहाँ पे लिखा हुआ था ये दुनिया का सबसे नेगेटिव व्यक्ति था और ये सबसे महान व्यक्ति बना, ये सबसे नेगेटिव व्यक्ति था और ये महान व्यक्ति बना। आपने कहीं बुक में, हिस्ट्री में देखा कि नेगेटिव लोगों का इतिहास आपने कहीं पढ़ा? हम जितना भी गौर करते हैं नेगेटिव पहलू की तरफ करते हैं, उसके पॉजिटिव पहलू को देखिए ना आप। परसेंटेज निकल के आती साहब। 1 लीटर दूध आप जलाएंगे तो 200 ग्राम खोआ ही निकलेगा। पॉजिटिव लोगों की संख्या ही कम है। पॉजिटिव सोचने वाले, पॉजिटिव सोच को अमल करने वाले लोगों की संख्या कम है। इसीलिए एक बड़ा अंतर है 95% 5%। क्यों? 95% लोगों के पास, दुनिया के 95% लोगों के पास में
मात्र 5% पैसा है। कितना जी? 95% लोगों के पास में 5% पैसा है और 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास 95% पैसा है। इतना बड़ा अंतर कैसे हो गया? ये वही लोग हैं जो कि पॉजिटिव नजरिया रखते हैं, ट्रेंड को पहचानते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड अर्निंग स्किल मैं आपको दिखाता हूँ। वर्ल्ड वाइड सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप अपनी बच्ची की, अपने बेटे की नौकरी लगाना चाहते हैं, सबसे पहले आप क्या प्रेफर करेंगे? क्या करेंगे? लिखिए आप क्या करेंगे। मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। और सरकारी की नौकरी की एक बड़ी विडंबना है, सरकारी नौकरी सब चाहते हैं लेकिन सारे काम प्राइवेट में करते हैं। ट्रीटमेंट कराना हो प्राइवेट हॉस्पिटल, बच्चों को पढ़ाना हो प्राइवेट हॉस्पिटल, करते कि नहीं करते हैं? बस में जाना हो प्राइवेट बस, वॉल्वो में जाते हैं। बहुत कम लोग सरकारी यूज करते हैं। जॉब चाहिए सरकारी, नौकरी चाहिए सरकारी, बाकी सारे काम प्राइवेट चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए। अच्छा, एक मजे की बात और मैंने सुना, हर कोई अगर टीचर बनना चाहता है व्यक्ति, तो हर कोई चाहता है कि सरकारी टीचर बने, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाता है वो प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि उसको पता है कि सरकारी स्कूल में सैलरी बराबर मिलेगी, छुट्टी बराबर मिलेंगी। गवर्नमेंट जॉब साथियों, गवर्नमेंट जॉब। अब मैं आपको दिखाता हूँ वर्ल्ड वाइड अर्निंग स्किल। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे है? सबसे ज्यादा मान सम्मान कहाँ पे है? सबसे ज्यादा मान सम्मान के साथ में टाइम फ्रीडम कहाँ पे है? जॉब से चलते हैं। गवर्नमेंट जॉब को सब लाइक करते हैं और गवर्नमेंट जॉब के बारे में बोला जाता है, प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, जॉब के बारे में एक ही बात बोली जाती है कि जॉब तो साहब एक खूंटा है। मेरे एक दोस्त बोला करते थे पहले, जॉब तो एक खूंटा है, वहीं पे बांध दो। जॉब बोलती है कि बेटा तेरे को कभी भूखा नहीं मरने दूंगी, लेकिन गारंटी ये भी है कि तेरे सपने भी कभी पूरे नहीं होने दूंगी। जॉब बोलती है, वही खूंटा पे बांध दिया, प्राइवेट हो या सरकारी हो, वहीं पे सानी और वहीं पे पानी। जैसे जानवर को देते हैं ना, खूंटा पे बांध देते हैं, वहीं पे सानी डाल देते हैं, वहीं पे पानी डाल देते हैं, उसके बाहर आगे नहीं, उसके आगे नहीं। गवर्नमेंट जॉब से जैसे कोई मान लीजिए कोई सरकारी टीचर है, लेक्चरर हैं, उनको अगर 1 लाख रुपए महीने आता है, आज की डेट में मान के चलता हूँ, एक अनुमान लगाता हूँ, तो 1 लाख से ज्यादा एजुकेशन फील्ड में व्यक्ति कमा रहा है। जो ट्यूटर है, जो क्लासेस खोल करके बैठा हुआ है, वो 50 बच्चे आते हैं, साल के काफी सारा पैसा लेता है और वो गवर्नमेंट जॉब वाले से ज्यादा पैसे कमाता है। कौन कमाता है? एजुकेशन वाला, एजुकेशन फील्ड में जो है, वो नौकरी के साथ में कोचिंग भी लेता है, क्लासेस भी लेता है, वो पैसे बनाता है। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा पैसे बनाता है वो कौन कमाता है? मैन्युफैक्चरिंग वाला। हाँ जी, जो मैन्युफैक्चरिंग करता है वो सबसे ज्यादा पैसे बनाता है। उसके बाद में प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, बड़े बड़े लॉयर हुए, चार्टर्ड अकाउंट हुए, एक एक केस का लाखों रुपए में लेते हैं, करोड़ रुपए में लेते हैं, वो कमाते हैं पैसा। उसके बाद फाइनेंस में, इंटरेस्ट में, फाइनेंस में वो सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। सेल। अब इन दोनों चीज में पैसा बनाने वाला व्यक्ति करता क्या है? 2 चीजें देता है, 2 चीजें बेचता है। एक तो अपनी नॉलेज और एक अपना समय, एक अपना समय और एक अपनी नॉलेज। 2 चीजें बेचता है। क्या बेचता है? 2 चीजें बेचता है, एक समय बेचता है, एक नॉलेज बेचता है। कोई भी दुनिया में व्यक्ति जब तक पैसे ज्यादा नहीं बना सकता है जब तक कि वो कुछ बेचे नहीं। गवर्नमेंट जॉब में व्यक्ति क्या बेचता है? अपना समय बेचता है, अपनी नॉलेज बेचता है। एजुकेशन में क्या बेचता है व्यक्ति? अपना समय बेचता है, नॉलेज बेचता है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या करता है? जिसको नॉलेज है किसकी मैन्युफैक्चरिंग डालनी है मुझे, वो अपना समय देता है, पैसा भी देता है जी। उसके बाद में प्रोफेशनल्स क्या होते हैं? बहुत सारा समय दे करके एजुकेट होते हैं, पहले पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी देते हैं। यानी इन दोनों चीजों में बेचना पड़ता है। सेल मतलब बेचना पड़ता है, समय और पैसा। यानी सेल करेगा तो ही पैसा आएगा। अब सेल पे आ जाते हैं। सेल में क्या है जी? काउंटर सेल, डायरेक्ट मेल सेल, डायरेक्ट सेल, नेटवर्क सेल, देन सिंगल लेवल मार्केटिंग। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। काउंटर सेल, आप जाते हैं, परचूनी की दुकान है, जो काउंटर खोल के बैठे हुए हैं, वो सेल करते हैं। डायरेक्ट मेल सेल, आपको मेल आते होंगे, ये चीज इतना ऑफर, ये चीज इतना ऑफर, मेल के द्वारा होती है, उनका मेल पे ही चलता है। डायरेक्ट सेल, जो डोर टू डोर आते हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्ट करते हैं, आपको एक ऐड दे दिया, डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। नेटवर्किंग सेल, एक नेटवर्क बनाया इंटरनेट के माध्यम से, ये मैं आपको बता रहा हूँ। काउंटर सेल से ज्यादा पैसा किसमें है? डायरेक्ट मेल सेल में। उससे ज्यादा पैसा किसमें है? डायरेक्ट सेल में। उससे ज्यादा पैसा किसमें है? नेटवर्क सेल, जो इंटरनेट के माध्यम से बेचता है।
उससे ज्यादा किसमें पैसा है? सिंगल लेवल मार्केटिंग। जैसे आपने देखा होगा डोमिनोज का फ्रेंचाइजी, मैकडोनाल्ड का फ्रेंचाइजी, जो फ्रेंचाइजी देते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं, परसेंटेज उनको बराबर जाती है। उससे भी ज्यादा यानी इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो पैसा है वो है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग में अब डायरेक्ट सेलिंग आपके दिमाग में आ रहा होगा, भाई डायरेक्ट सेलिंग बार बार बोले जा रहे हैं क्या ये? देखिए, कोई भी कंपनी जब मैन्युफैक्चरिंग करती है किसी प्रोडक्ट को, पहले मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर क्या करती है? C&F के पास भेजती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास, देन रिटेलर के पास। एक चैनल होता है ये। सब अपना अपना पैसा जोड़ करके आगे लेके जाते हैं। 100 रुपए की कोई भी चीज मैन्युफैक्चरिंग होती है तो नीचे आकर के वो 4000 की, 10,000 की हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर कैरियर फॉरवर्डिंग का लगा, C&F का लगा, डिस्ट्रीब्यूटर का लगा, होलसेलर का लगा, रिटेलर का लगा, देन कस्टमर का लगा। वहां तक पहुंचते पहुंचते पैसा उसका चार्ज हो जाता है। अब डायरेक्ट सेलिंग में सीधा सिद्धांत है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो भी खुलती है वो क्या करती है? मैन्युफैक्चरर से सीधा प्रोडक्ट लेती है और अपने कुछ लोगों को बोलती है कि भैया आप इन प्रोडक्ट को यूज कीजिए, बेनिफिशियल है, अपने परिवार वालों को बताइए, वो इस प्रोडक्ट को लेंगे। जो भी पैसा हमें नीचे के जो चैनल में बांटना था वो हम डायरेक्टली आपको इंसेंटिव के रूप में दे देंगे। और सबसे ज्यादा जो पैसा जाता है, 70% पैसा जो जाता है वो एडवर्टाइजमेंट में जाता है, ऐड करने में, जिसको आप बोलते हैं ना कि थम्स अप, कोका कोला, मिरिंडा। एक व्यक्ति ऐसे छलांग लगा करके बोलता है डर के आगे जीत है। भाई जीत तो उसी की है जो ऐड करने के पैसे ले रहा है, पीने वाले की थोड़ी जीत है। वो तो पैसे उसने मोटा रकम बना लिया उसने। मिरिंडा, जोर का झटका धीरे से लगा, धीरे से किसको लगा? कस्टमर को लगा, लेकिन ज्यादा वाला झटका तो वो ले गया जिसने पैसा बना लिया। समझ रहे ना आप? 70% मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के कस्टमर तक जो पैसा प्रोडक्ट जाता है, उसका जो कॉस्ट बनती है, उसमें 70% कॉस्ट जो ऐड होती है वो होती है एडवर्टाइजमेंट की। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां मैन्युफैक्चर से लेती हैं, उनकी एड 1 to 1, माउथ टू माउथ, मतलब एक दूसरे से प्रचार करके होता है, इसमें कोई ऐड का पैसा नहीं जाता है, कोई खर्चा नहीं होता है। तो इसीलिए क्या ना, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बहुत सारा पैसा इसलिए देती हैं और नेटवर्क के द्वारा ये सेल होती है, नेटवर्क ग्रोथ करता है, डुप्लीकेशन का काम है यहाँ पे, तब जाकर के व्यक्ति को यहाँ पे पैसा, मान सम्मान और समय की आजादी मिलती है। और किसी फील्ड में ऐसा नहीं है। ये सारी वो संस्थाएं हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर निगरानी रखती हैं, देखती हैं। MC हो गया, FICCI हो गया, KPMG हो गया, WFDSA हो गया, FDSA हो गया और IDSA हो गया। कुछ इसमें प्राइवेट भी है, कुछ सरकारी भी है जो कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर निगरानी रखती है। अब आपको एक चीज चौंकाने वाली बताता हूं, आप शायद लोगों को कुछ पता नहीं होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की शुरुआत कब हुई थी? आप हैरान रह जाएंगे सुन करके। फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो थी इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम, एवॉन नाम की कंपनी थी जो कि 1886 में स्टार्ट हुई थी। 139 साल पहले एवॉन नाम की कंपनी ने ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ में डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत किए थे। उसके बाद में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई धीरे धीरे करके। अब आपको पता नहीं होगा, 140 साल पुरानी कोई इंडस्ट्री है जिसके बारे में हमें हो सकता है आज भी पता नहीं हो। हमारे कुछ ऐसे साथी होंगे जिनको पता नहीं होगा कि डायरेक्ट सेलिंग भाई इतनी पुरानी इंडस्ट्री है क्या। लोगों को पता नहीं है, सिर्फ उनको इतना ही पता है गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, धंधा खोलने का अपना। इस इंडस्ट्री के बारे में किसी को जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि कुछ ऐसा भी है लाइफ में जो कि बिना कुछ पैसा लगाए इससे भी इंसान सपने लेकर के आता है और जिंदगी बहुत आगे बढ़ सकता है। एक नया डायरेक्ट सेलिंग पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लूंगा, जल्दी जाऊंगा। ये अखबार की, न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें के डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बातें बताई गई हैं। डायरेक्ट सेलिंग कारोबार का दायरा हुआ तय, मोदी को लेकर उत्साहित है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, ठीक है नहीं। विद्यालयों में जल्दी शुरू हो डायरेक्ट सेलिंग का क्लास, डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स की विद्यालयों में मिली मंजूरी। ये सारी चीजें जो हैं ये डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार हजारों में पहुंच गया, हजारों करोड़ में पहुंच गया जी, 13,080 करोड़ रुपए पहुंच गया। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग से भरी उड़ान, पंजाब केसरी। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 तक 159.3 अरब रुपए का होगा। ये लोगों की भविष्यवाणी, ये मतलब देख करके इसको, है ना। अब भारत का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब्स लाएगी डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। डायरेक्ट सेलिंग महिलाओं का परचम, लेडीज बहुत ज्यादा आगे निकल रही हैं। ये है
एक डाटा 2017 का WFDSA का जो ग्लोबल सेल रिपोर्टिंग 2017 की निकाली थी, नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलर इन 2017, यानी 2017 में डायरेक्ट सेलर कितने कितने थे, कहाँ पे थे। यूएसए में, थाईलैंड में, कोरिया में, चाइना में, रशिया में, मलेशिया, ताइवान, इंडिया। सबसे ज्यादा कम आपको ताइवान, देन उसके बाद में आपको इंडिया नजर आएगा। 2017 तक स्टार्ट कब हुआ था? 1886 में, 139 साल पहले 2017 की बात हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग की सेल्स की अगर बात करेंगे तो यूएसए, चाइना, कोरिया, जापान, मलेशिया, ताइवान, थाईलैंड, इंडिया में सबसे कम करोड़ में है 2017 में 10,591 करोड़ ओनली। अभी सर्च कीजिए, थोड़ा टाइम को देख करके हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। यह वह फोर्स है, वह ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। ये दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था, स्मृति ईरानी जी ने बोला मोदी जी को यह बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं शामिल हैं। पीयूष गोयल जी क्या बोलते हैं, आप लोगों ने यह एहसास कराया है कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग ईमानदारी से अच्छे तरीके से की जा सकती है। और साथियों, बड़ी खुशी की बात है, पहले बहुत सारी गाइडलाइन वगैरह चल रही थी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, लेकिन परमानेंटली दिसंबर में 21 दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट ने रूल्स निकाल दिए कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर सकती हैं। और जिन कंपनियों के नाम आप देखेंगे, NCH में भी आपको नाम मिलेंगे, वहां पे भी बहुत सारी कंपनियों के नाम हैं जो ईमानदारी से काम कर रही हैं। दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा हो रहा करोड़ों का कारोबार हो रहा जी। यूएसए में, चाइना में, जापान, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मॉस्को, फ्रांस, मलेशिया, इंडिया, ये आप सर्च करके देखेंगे गूगल में, आपको सारी चीजें नजर आएंगी। और टर्नओवर है करोड़ों में। अब आप अंदाजा लगाइए कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो किसकी है? भारत की है। भारत की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। जितने भी कंट्री हैं ये, इनमें सबसे ज्यादा भारत की पॉपुलेशन है। और भारत के अंदर 22,142 करोड़ का सिर्फ कारोबार हुआ है अभी। जबकि यूएस में पॉपुलेशन कितनी है? 34.7 करोड़। वहां पे सबसे ज्यादा। कोरिया, आप देखिए, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भारत के अंदर और सबसे कम सेल भारत के अंदर है। यानी कारोबार करने की क्षमता जो है, मौका जो है, वो भारत के अंदर है कि नहीं है? बिल्कुल है। अभी भी पहचान लीजिए इस मौके को। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग तेजी से एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभर रहा है और उम्मीद है कि 2025 के अंत तक इस उद्योग का कारोबार आकार जो बढ़ेगा वो 64,000 करोड़ से ऊपर पार करेगा, ऊपर जाएगा ये। अब आप उसमें सम्मिलित होंगे तो आप इसका बेनिफिट ले लेंगे, क्योंकि ट्रेंड है ये, करंट ट्रेंड है ये डायरेक्ट सेलिंग। करंट ट्रेंड के साथ में बहते हुए पानी में कुछ भी गिरा दो, वो बहता हुआ चला जाता है। आप कैसे भी जुड़ जाओ, फिर देखिए, सिस्टम को फॉलो करिए, फिर देखिए आप। अभी पूरे विश्व के अंदर 195 कंट्री में से 10 कंट्री ऐसी हैं जिनका मैं आपके सामने ग्राफ लेकर के आया हूँ। आप इसमें देखिए कि इसमें भारत का, इंडिया का कहीं नाम नहीं है। यहाँ से लेकर के पूरा इसमें कहीं पे भी नाम नहीं है। कहीं पे है? नहीं है। यूनाइटेड स्टेट में 20%, चाइना में 13%, कोरिया में 10%, जर्मनी में 10%, जापान में 9%, ब्राजील में 5%, मलेशिया में 3%, मैक्सिको में 3%, फ्रांस में 3%, ताइवान में 2%, अदर में 22%। अदर में इंडिया का भी, भारत का भी नाम आता है। अदर में आ गए जी हम। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे भारत की है, उसके बाद में हम अदर में डाल दिए। अदर दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा हो रहा करोड़ों का कारोबार। अब आपको चौंकाने वाला एक सच बताता हूँ। उत्तरी अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग का प्रतिशत विभाजन हुआ जी, कि सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग में क्या बिक क्या रहा है। तो उसमें क्या निकल के आया? 10% में अदर प्रोडक्ट, 10% में वेट लॉस एंड फिटनेस के प्रोडक्ट, देन उसके बाद में 15% जो है वो होम एंड लाइफ स्टाइल के हैं, होम एंड लाइफ स्टाइल। 25% क्या है? ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। उसके बाद में 40% जो है हेल्थ एंड वेलनेस, आयुर्वेदिक, हर्बल, इन प्रोडक्टों के ऊपर ज्यादा रुझान बढ़ा है। 40% का कब्जा हेल्थ और वेलनेस में
जमा के रखा हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने। तो यार लकी है अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जो कि आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देती है, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं।